जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी का पार्ट 2 करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पुष्यभूति डायनेस्टी शुरुआत की थी, जिसमें हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें बेसिकली दो लिटरेचर सबसे इम्पोर्टेंट थे। एक तो एक फॉरेन चाइनीज पिलग्रिमेज जो उस टाइम पर ट्रैवलिंग के लिए आया था, उनका एक अकाउंट था ह्योन टी संग अकाउंट। ह्योन टी संग नाम के एक चाइनीज पिलग्रिमेज जो विजिट करने आए थे इंडिया में, और उन्होंने अब इंडिया में जो कुछ भी देखा उस समय उन सारी चीजों का उन्होंने वर्णन किया, जैसे कि भारत की प्रॉस्पेरिटी किस तरीके की थी, भारत का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, भारत में कौन से सिक्के चला करते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, ठीक, भारत में कास्ट सिस्टम कैसा था, मैरिज सिस्टम कैसा था, ये सारी चीज। इसके बाद हमने एक और किताब के बारे में पढ़ा, हर्षचरिता। ये किताब लिखी थी बाण भट्ट ने, और बाण भट्ट कौन थे? ये कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन जो एक पुष्यभूति डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था। इसमें जब हर्षवर्धन जिस वक्त राजा था तो उसकी पूरी जीवनी जो है वो इस किताब में वर्णन की गया था। मतलब हर्षचरिता में बेसिकली क्या थी, पूरी बायोग्राफी थी किसकी? राजा हर्षवर्धन की, हर्षचरिता में। और इस किताब को संस्कृत में लिखा गया था, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कादम्बरी के बारे में। कादम्बरी जो है वो भी बाण भट्ट ने लिखी थी। इसके अलावा कुछ ड्रामास थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था, प्रियदर्शनी, रत्नावली, नागनंदा, जो किसने लिखे थे? स्वयं हर्षवर्धन। इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी देखे थे, जिसमें हमने कई सारे इंस्क्रिप्शंस देखे, जैसे मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोनपत इंस्क्रिप्शन, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, और हर्षवर्धन के सिक्के, और ए होल इंस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर हमने इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें इस वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था पुष्यभूति। ठीक, इनका शुरुआती तौर पर जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, हरियाणा में। ठीक, इसके बाद इनका बेटा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था प्रभाकर वर्धना। प्रभाकर वर्धना के 3 बेटे और 1 बेटी थी। 3 बेटों में सबसे पहले थे राजवर्धन, दूसरे थे हर्षवर्धन, तीसरे थे कृष्ण। ठीक, और इनकी एक बेटी थी राजश्री। इनके जाने के बाद फिर इनका जो सबसे बड़े बेटे थे राजवर्धन, वो गद्दी पर बैठे। लेकिन गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद एक हादसा हुआ, जिसमें जो इनकी बहन थी राजश्री, उनका विवाह हुआ था ग्रहवर्मन से। ये ग्रहवर्मन कन्नौज के राजा थे। ये ग्रहवर्मन जो राजश्री के पति थे, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो राजवर्धन जी के जो बहनोई, एक तरीके से ब्रदर इन लॉ। तो ग्रहवर्मन की जो है, उस वक्त मालवा के एक राजा थे देवगुप्त, उन्होंने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी और राजश्री को बंधक बना लिया था। तो इस बात का बदला लेने के लिए राजवर्धन ने देवपाल की हत्या कर दी थी। ठीक, लेकिन देवपाल का एक मित्र था जिसका नाम था शशांक, जो बंगाल का राजा था। बंगाल का राजा था शशांक। तो उसने अपने मित्र देवगुप्त की बदला लेने के लिए राजवर्धन की हत्या कर दी थी। अब राजवर्धन की हत्या हो जाने के बाद जो इनकी बहन राजश्री थी वो जंगल में चली गई, और राजवर्धन के बाद जो सिंहासन पर बैठे पुष्यभूति डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने सबसे पहले तो जंगल में जाकर के अपनी बहन को बचाया। जो उनकी बहन राजश्री जो जंगल में चली गई थी, उनको वापस लेकर के आए
वो वहां पर आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद हर्षवर्धन ने जब गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहला काम किया, शशांक जिसने उसके भाई, बड़े भाई को मारा था राज्यवर्धन को, उसको कन्नौज से भगाया और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद से हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर के अलावा कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना लिया। तो कन्नौज जो थी वो पहली बार जब राजधानी बनी तो उस टाइम पर राजा कौन थे? हर्षवर्धन। और तभी से, जब से हर्षवर्धन ने कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार करके उसको अपनी राजधानी बनाया, तो उसके बाद से कन्नौज का महत्व जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मौर्य काल में जो स्थिति पाटलिपुत्र की हुआ करती थी वही पुष्यभूति डायनेस्टीज के समय में, हर्षवर्धन के समय में कन्नौज की हुई। और आगे चल के तो कन्नौज के ऊपर एक युद्ध भी होगा जिसमें 3 पार्टियां आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेंगी। वो अपन आगे देखेंगे जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक, और वो स्ट्रगल किस लिए हुआ था? कन्नौज के लिए, क्योंकि उस टाइम पर यह कहा जाने लगा था कि जिसका राज्य कन्नौज पर है वो पूरे नॉर्थ इंडिया का राजा कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन ने पहले तो शशांक को कन्नौज से भगाया, फिर उसके बाद हर्षवर्धन शशांक का पीछा करते करते पूर्व दिशा में गया, जहां पर उसने मगध को कब्जा किया, शशांक के एम्पायर पर कब्जा किया। इसके अलावा हर्षवर्धन ने ध्रुव सेना सेकंड नाम के एक वल्लभी रूलर को भी हराया और फिर बाद में उसको अपना दामाद बना लिया, अपनी बेटी की शादी उससे करा। इसके बाद बात करें ए होल इंस्क्रिप्शन, मैंने अभी आपको आर्कियोलॉजिकल बताया था, तो उसमें एक था ए होल इंस्क्रिप्शन। तो ए होल इंस्क्रिप्शन में यह चीज लिखी है कि हर्षवर्धन की लड़ाई हुई थी पुलकेशिन II के साथ। पुलकेशिन II कौन थे? चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य डायनेस्टी के। और इस युद्ध में बताया गया कि पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक, और चालुक्य के रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर्षवर्धन को पूरे नॉर्थ इंडिया का लॉर्ड माना गया, द लॉर्ड ऑफ द होल नॉर्थ इंडिया। ठीक, तो ये थे हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन की जिंदगी में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, मैंने ये भी आप लोग को बताया था। हर्षवर्धन ने एक असेंबली परफॉर्म कराई थी कन्नौज में, अपनी राजधानी में। उस टाइम पर ह्युआन टी सांग जो चाइनीज पिलग्रिमेज थे वो भारत का भ्रमण कर रहे थे और बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए, मतलब बौद्ध धर्म एक तरीके से उनके प्रचलन के लिए ह्युआन टी सांग की मदद से बुद्ध की टीचिंग को स्प्रेड करने का काम कन्नौज असेंबली में किया गया। मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हर्षवर्धन ने क्या बुलाई? कन्नौज असेंबली। इसके अलावा इन्होंने एक और सभा बुलाई थी जिसको बोला गया प्रयाग असेंबली। अब ये प्रयाग क्या है? आज का जो अपना प्रयागराज है, ठीक है, उसी को पहले प्रयाग कहा जाता था। प्रयाग का मतलब था जहां गंगा और जमुना का संगम है। ठीक, तो प्रयाग में एक असेंबली बुलाई गई और इस असेंबली में जितने भी धर्म के लोग थे सबको बुलाया गया और सभी को पुरस्कार अर्पित किए हर्षवर्धन ने। ब्राह्मणों को, जैन मुनियों को, बुद्धिस्ट को मानने वालों को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, सभी लोगों को गिफ्ट्स दिए हर्षवर्धन ने। कहा? प्रयाग असेंबली। देर तो इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक, आज हम जो देखने वाले हैं वो है इनका प्रशासन किस तरीके से काम करता था हर्षवर्धन का। इसके अलावा इनका हम ये देखेंगे कि इनकी आर्मी किस तरीके की थी, इनकी सेना कैसी थी। इसके बाद फिर इनके यहाँ जो कर प्रणाली थी, टैक्सेशन सिस्टम था, वो कैसा था। ठीक, इनके यहाँ जो सजा दी जाती थी, मतलब जो पीनल सिस्टम था, वो कैसा था। इसके बाद हम हर्षवर्धन के धर्म के बारे में और उनके समय में जो सिक्के और जो सील्स चला करती थी उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो कल तक का जो था वो पुष्यभूति डायनेस्टी का पार्ट 1 था।
इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग पुष्यभुति डायनेस्टी पार्ट 1 देख लीजिएगा, ताकि आपको इस डायनेस्टी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक, तब आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से समझ पाएंगे। अब देखिए, अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो गुप्त एम्पायर था, ठीक है, गुप्ता एम्पायर। देखिए, अभी हमने गुप्ता एम्पायर पढ़ा नहीं है, अभी हम गुप्ता एम्पायर इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका जो प्रशासन था, ठीक है, वो गुप्त साम्राज्य में जो प्रशासन था उससे मेल खाता था। मतलब हर्षवर्धन का जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसी तर्ज पे चलता था जैसे गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। लेकिन एक सूरत हाल अलग था। अगर हम फ्यूडलिज्म की बात करें, फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद, फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद। ठीक है, तो सामंतवाद का सबसे ज्यादा प्रचलन अगर कहीं देखा गया तो वो इस डायनेस्टी में देखा गया। मतलब कि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा था। डिसेंट्रलाइजेशन, अभी मैं आपको जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको फ्यूडलिज्म के बारे में बताऊंगा। वैसे आप समझ लीजिए, फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद। मतलब कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र किसी एक व्यक्ति को दे दिया गया, अब वो व्यक्ति ही उस क्षेत्र से कल वसूल करेगा, वही उस क्षेत्र का सारा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और सिर्फ एक रिक्वायर्ड अमाउंट राजा को सौंप देगा। मतलब कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र का वो सर्वे सर्वा होगा, जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। तो ये जो प्रणाली थी ये हर्षवर्धन के समय में पुष्यभूति डायनेस्टीज में बहुत ज्यादा थी एक तरीके से। मतलब जो मौर्य काल, अगर आप देखें, जो मौर्य काल हमने पढ़ा था, जो एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन के लिए फेमस था, कि मतलब केंद्रीकरण उसमें बहुत ज्यादा था, उतना ही डिसेंट्रलाइजेशन इन साम्राज्यों में हुआ। पहले गुप्ता एम्पायर से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसके बाद जितने भी एम्पायर हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्यूडलिज्म जो है वो एक तरीके से हावी हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर मेडिवल हिस्ट्री में जिस वक्त जो है मुस्लिम आक्रमण हुआ था, इस्लामिक जो इन्वेजन हुआ था, उस टाइम भी भारत की सबसे बड़ी समस्या फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सामंत हो गए थे और वो सामंत अपने स्वार्थ के लिए चीजों में डिफरेंसेस आ गए थे, जिसका फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी ने उठाया था तो वो इस्लाम इन्वेडर्स ने उठाया था, चाहे वो महमूद गजनवी हो चाहे मोहम्मद गौरी हो। आगे हम पढ़ेंगे इस पर। ठीक है, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी जो था वो डिसेंट्रलाइज था और इनका एडमिनिस्ट्रेशन गुप्तों के ही उस पर चलता था। गुप्तों का भी काम था अपने अपने सामंत बनाना, वो सामंत उस पर्टिकुलर एरिया को चलाएंगे, उसका टैक्स कलेक्ट करेंगे और कुछ परसेंटेज शेयर राजा को दे देंगे। तो ये इनका भी इसी तरीके का क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था। इनका थोड़े से फ्यूडलिज्म या डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा थे इन कंपैरिजन टू गुप्त के। इसके बाद अगर हम बात करें तो किंग हर्ष जो थे, ठीक है, हर्ष जो राजा थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ठीक है, वो ऑटोक्रेटिक तो था। मतलब जो ये कहा करते थे वो होता तो था, लेकिन ये थ्योरेटिकली था। थ्योरेटिकली मतलब एक तरीके से कहा जाए कि ऑटोक्रेसी जो थी वो मतलब सिर्फ कागज पर थी, या एक तरीके से कहा जाए कि थ्योरेटिकली थी। ठीक है, लेकिन असल तौर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी सेल्फ गवर्नमेंट भी थी इनके समय में। सेल्फ गवर्नमेंट जो मतलब खुद से शासन करते हैं, खुद से उस क्षेत्र का पूरा विकास करते हैं, सारी चीजें करते हैं, कर वसूलते हैं और एक फिक्स अमाउंट हर्षवर्धन को दे दिया करते थे। ठीक है, तो मतलब कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उस पर्टिकुलर क्षेत्र के किसी एक व्यक्ति को मतलब उनके उस पे अपनी खुद की सरकार चलाने का वो था, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। ठीक, अब इसके बाद हर्षवर्धन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्क्स हैव लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ विलेज कमिटी। देखिए, इनके समय में भी विलेज प्रशासन था, जो आज की डेट में हमारा पंचायती राज है। देखिए, पंचायत राज यहां पर भी था। आज की डेट में जो हमारा पंचायती राज है, मतलब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चलाता है, वैसे ही उस टाइम पर भी विलेज कम्युनिटी जो थी वो सारे जितने भी मैक्सिमम काम थे वो खुद ही किया करते थे। ठीक है, अब हर्षवर्धन चूंकि राजा थे, ठीक है,
तो इनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल भी बना हुआ था। तो इनके समय में भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, ठीक है, और एक सेक्रेटेरिएट था। सेक्रेटेरिएट मतलब वो जगह जहां पर सारे इनके मंत्री जो थे वो बैठा करते थे। आज की डेट में भी जो सचिवालय होता है वहां पर सारे मंत्री क्या करते हैं, बैठा करते हैं, ठीक है। तो जो इनकी एक मंत्री परिषद हुआ करता था और एक सेक्रेटेरिएट भी हुआ करता था, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो किंग को मतलब राजा को असिस्ट करने के लिए जो हुआ करता था वो मंत्री परिषद हुआ करता था, ठीक है। मतलब राजा को जो असिस्ट करते थे वो मंत्री परिषद हुआ करता था, और ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति। देखिए राजा और उनका मंत्रिमंडल जो है वो विदेश नीति पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। मतलब ज्यादातर चीजें जो ये डिसाइड किया करते थे वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, मतलब विदेश नीति से रिलेटेड डिसाइड किया करते थे, ठीक है। तो इनके समय में भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ठीक है, और ये फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर सेक्रेटरीट में, ठीक है, जो रहे हैं उनमें कौन कौन से ऑफिसर्स हैं ये आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले हुआ करते थे अवंती, ठीक है। देखिए अवंती जो हुआ करते थे ये हुआ करते थे मंत्री किसके, फॉरेन रिलेशंस एंड वॉर, मतलब विदेशी लोगों के साथ कैसे संबंध और युद्ध का क्या स्थिति रहेगी उसको देखा रेखी कौन करते थे, अवंती करते थे। इसके बाद जो अगले थे वो थे कुंटाला, ठीक है, ये चीफ कैवेलरी ऑफिसर थे, ठीक है। तो ये चीफ कैवेलरी ऑफिसर कौन थे, कुंटाला, ठीक है। कुंटाला कौन थे, चीफ कैवेलरी ऑफिसर। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला था सिम्हानंदा, ठीक है। सिम्हानंदा कौन हुआ करते थे, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ मतलब पूरी आर्मी के जो कमांडर हुआ करते थे वो थे सिम्हानंदा, और ये क्या हुआ करते थे, कमांडर इन चीफ। इसके बाद अगर हम बात करें अगले हुआ करते थे स्कंदगुप्त, ठीक है। ये क्या हुआ करते थे, चीफ कमांडेंट ऑफ एलिफेंट फोर्सेस। देखिए जो इनकी हाथी की जो दल हुआ करता था, सेना में जो हाथी दल हुआ करता था उसके चीफ कमांडेंट कौन कहलाते थे, स्कंदगुप्त कहलाते थे। और जो कैवेलरी रहती थी घोड़सवार उनके कौन हुआ करते थे, कुंटाला, ठीक। इसके अलावा एक और हुआ करते थे दृघदवगास, ठीक है। दृघदवगास ये क्या हुआ करते थे, रॉयल मैसेंजर। रॉयल मैसेंजर मतलब संदेश वाहक, ठीक है। ये राजाओं का संदेश एक जगह से दूसरे राजा के पास लेके जाया करते थे, तो इनको बोला करते थे दीर्घादवास, ठीक है। तो यहां पर ये 5 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे। आपको इन ऑफिसर्स के नाम याद रखने हैं और कौन किस चीज का चीफ हुआ करता था ये याद रखना है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट इज पॉइंटेड दैट ये जो सुपीरियर जितने भी ये सिविल सर्विसेज थे इनको भी सेलेक्ट करने की एक प्रणाली थी। देखिए वहां पर भी उस समय भी जो बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, अफसर हुआ करते थे, उनको सेलेक्ट किया जाता था कहां से, कुमार मात्याज से, ठीक है। कुमार मात्याज एक संगठन था जहां से ये लोग मंत्री, सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को यहीं से लिया करते थे, ठीक है। मतलब यहीं से लोगों को चुना करते थे और लोगों को चुन के एक तरीके से मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सेक्रेटरीट लेवल पर बनाया करते थे, ठीक है। तो इनका जो मेन जो वो था कुमार मात्याज, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें अकॉर्डिंग टू ह्यून टी संग, देखिए ह्यून टी संग ये वही फॉरेन चाइनीज पिलग्रिमेज हैं जिन्होंने, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोशल लाइफ के बारे में या इकोनॉमिक लाइफ के बारे में नहीं बताया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी सारे पॉइंट्स बताए थे। तो ह्यून टी संग के मुताबिक जो मंत्री हुआ करते थे और जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे इनको अपना खर्चा मेंटेन करने के लिए एक कुछ जमीन दी जाती थी। मैंने आपको बताया, ठीक है, कुछ जमीन का टुकड़ा जो है वो दे दिया करते थे, ठीक है, और उस जमीन के टुकड़े में वो सारी चीजों को मैनेज करने का काम वो करते थे, ठीक है। तो ह्यून टी संग ने ये बताया कि मंत्री और ऑफिशियल्स जो थे वो उनको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था और वो उसी पर अपना काम करते थे, ठीक है। तो ये तो हायर ग्रेड के एम्प्लॉइज हो गए। अब जो लोअर ग्रेड के एम्प्लॉइज थे, मतलब
कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हुआ करते थे लोअर ग्रेड के, ठीक है, उनको कैश में पैसा दिया जाता था। उनको जो सैलरी दी जाती थी वो किस में दी जाती थी? कैश में दी जाती थी, या फिर उनको भी जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। उनके कार्य पे ये चीज डिपेंड करती थी। मतलब कि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य उतना ही इंपॉर्टेंट उनके लिए चीजें दी जाती थी। कुछ को कैश पैसा भी दिया जाता था सैलरी के रूप में, और कुछ को जमीन का टुकड़ा भी दिया जाता था। इसके अलावा बात करें कि हर्ष का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, मैंने आपको बताया कि पूरा फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब ही मैंने आपको बताया सामंतवादी। मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक व्यक्ति को बिठा दिया गया, ठीक है, तो उन्हीं को वहां की जागीरदारी दे दी गई, वहां से वो टैक्स वसूलते थे, कुछ परसेंटेज जो है वो हर्ष को दे दिया करते थे एज अ राजा होने के नाते। इसी कारण से हर्ष के द्वारा इशू किए गए सिक्के बहुत कम मिले हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या किया करते थे, ये बड़े बड़े मंत्री हों या अफसर हों, उनको जमीन का टुकड़ा दे देते थे। ये जो पैसा दिया करते थे वो सिर्फ लोअर ग्रेड के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुआ करते थे उनको दिया करते थे। इसी कारण से हर्ष के द्वारा दिए गए सिक्के बहुत कम मिले हैं, क्योंकि ये जमीन दिया करते थे। इसके बाद बात करें तो यहां पर भी एम्पायर जो था वो अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था। जो पूरा एम्पायर था वो अलग अलग प्रोविंसेस में था, और ये प्रोविंसेस अलग अलग भुक्तीज में बटे हुए थे, ठीक है। मतलब यहां पर भी प्रणाली वैसी ही थी जैसा कि मौर्य काल में आपने देखा, ठीक है, या अन्य डायनेस्टीज में आपने देखा। तो यहां पर भी एम्पायर जो था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और इसके अलावा जो प्रोविंसेस थे वो फर्दर किस में डिवाइडेड थे? भुक्तीज में, ठीक है। इसके बाद भुक्तीज की बात करें तो वो किस में थे? वेश्याज में, ठीक है, वेश्याज में। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो थी ग्राम, ठीक। तो ग्राम सबसे छोटी, फिर उसके ऊपर वेश्यास, फिर उसके ऊपर भुक्तीस, और फिर उसके ऊपर प्रोविंस। जैसे आज की डेट में गांव है, गांव के ऊपर तहसील है, तहसील के ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपका संभाग है, ठीक है, जिसे हम डिवीजन कहते हैं, ठीक। तो आज भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वैसे ही चलता है जैसे पहले चला करता था, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन विलेज का संभाल रहा था, मतलब जो गांव का एक तरीके से कह लीजिए मुखिया, ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोला गया? ग्रामशाह पालिका पटलिका, ग्रामशाह पटलिका। ये किसको बोला जाता था? जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे, ठीक है। अब इसको असिस्ट करने के लिए भी कई सारे क्लर्क हुआ करते थे, ठीक है, जिनको बोला जाता था कारनिकास। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर भले ही होता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको काम करने के लिए अदर ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है। अदर आपने देखा हो तो अदर कलेक्ट्रेट में जो होता है अलग अलग क्लरिकल ऑफिसर्स भी होते हैं। इनका काम होता है जो कलेक्टर हैं उनको सपोर्ट करना, उनके काम में मदद करना। तो उस टाइम भी ये क्लर्क्स हुआ करते थे जिनको कारनिकास कहते थे, और ये बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे उनकी मदद करते थे, ठीक है। इसके अलावा बात करें, ठीक है, तो कोई ऐसी विलेज की कोई काउंसिल का कोई रेफरेंस तो नहीं मिला है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी मानी जाती है कि ऐसा कुछ रहा होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन विलेज का खुद को दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब वहां पर कोई ना कोई ऐसी काउंसिल होगी जो इसको मैनेज कर रही होगी, ठीक है। क्योंकि बिना काउंसिल के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना, अब जैसे आज की डेट में हम जो शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वो हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नाम का एक संगठन है, तो वैसे ही विलेज काउंसिल नाम का भी एक संगठन रहा होगा। भले ही उसके बारे में दिया नहीं है, लेकिन अगर वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो काउंसिल कहीं ना कहीं रही होगी। क्लियर? तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। आपको समझ में आया? एक एक पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा क्या क्या इसके एडमिनिस्ट्रेशन में था। ज्यादातर इनके में एडमिनिस्ट्रेशन में फ्यूडल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट था। लोगों को जागीरें दी जाती थी, और वो अपनी पर्टिकुलर लैंड पे ही अपना टैक्स वसूलते थे और कुछ परसेंटेज राजा को दिया करते थे। इनके यहाँ भी एम्पायर, प्रोविंसेस, भुक्तीस, वेश्यास और ग्राम में बटा हुआ था। क्लियर है? ठीक। तो ये पूरा इनका क्या हुआ करता था? एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनकी सेना।
ठीक है, तो इनकी अगर हम सेना की बात करें, ठीक है, हर्षवर्धन की, तो अकॉर्डिंग टू ह्युआन टी संग, देखिए बार बार ह्युआन टी संग का नाम आ रहा है क्योंकि इस डायनेस्टी के बारे में बेसिकली जो पता चला है वो सब कुछ कहां से पता चला, ह्युआन टी संग के अकाउंट से। तो ह्युआन टी संग के मुताबिक हर्षवर्धन की शुरुआती समय में अगर बात करें तो शुरुआती समय में जो सेना हुआ करती थी हर्षवर्धन की, उनके पास 5,000 हाथी हुआ करते थे, 5,000 एलिफेंट्स, 2,000 कैवेलरीज मतलब अपने घुड़सवार, और 5,000 पैदल सैनिक हुआ करते थे। मतलब अकॉर्डिंग टू ह्युआन टी संग इनिशियल लेवल पर हर्षवर्धन की जो सेना थी उसमें 5,000 हाथी, 2,000 घुड़सवार और 5,000 पैदल सैनिक हुआ करते थे। लेकिन बाद में इनको बढ़ा दिया गया था चूंकि थ्रेट हर तरफ से बहुत ज्यादा हो रहे थे, इसी कारण से बाद में 5,000 की जगह पर 6,000 हाथी कर दिए गए, और जो घुड़सवार थे वो कितने कर दिए गए, 1,00,000 कर दिए गए। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, इन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया। ठीक है, अब यहां पर जो अलग अलग सेना में अधिकारी हुआ करते थे उनको क्या क्या बोला जाता था। अगर हम बात करें सबसे पहले जो आम सैनिक हुआ करते थे उनको बोला जाता था भतास या चतास। भतास या चतास जो बोला जाता था वो किसको बोला जाता था, जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स हुआ करते थे। इसके बाद बात करें जो कैवेलरी ऑफिसर मतलब घुड़सवार सेना का जो अधिकारी हुआ करता था उसको बोलते थे बृहदस्वरा, बृहदस्वरा। ठीक है, तो बृहदस्वरा जो थे वो कैवेलरी ऑफिसर हुआ करते थे। इसके बाद जो इन्फेंट्री ऑफिसर हुआ करते थे, ठीक है, ये कौन हुआ करते थे, बाल अधिकृता। ठीक है, बाल अधिकृता ये कौन हुआ करते थे, इन्वेंट्री ऑफिसर, इन्फेंट्री ऑफिसर हुआ करते थे। और लास्ट में अगर हम बात करें तो जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे उनको बोला जाता था महासेनापति। ठीक है, जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे उनको क्या बोला जाता था, महासेनापति। महासेनापति वो क्या हुआ करते थे, कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये। ठीक है, तो जो इनके महासेनापति हुआ करते थे उनको क्या बोला जाता था, कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन की फौज के बारे में था। ठीक है, इनकी फौज में हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक हुआ करते थे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इनकी टैक्स प्रणाली पर, ये कर वगैरह कैसे वसूल किया करते हैं। तो इनके समय में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स माना जाता था वो था कृषि टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स। इसमें ये क्या किया करते थे, 1/6 लिया करते थे टोटल प्रोड्यूस का। मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी उत्पादन हुआ है उसका 1/6 टैक्स के रूप में सरकार को, मतलब एक तरीके से राजा को देना पड़ता था। तो इनके समय में एक तो एग्रीकल्चर टैक्स हुआ करता था, इसके अलावा कुछ और भी टैक्स हुआ करते थे, जैसे भागा हुआ करता था, हरियाणा हुआ करता था, बलि हुआ करता था। ये सारे क्या लगते थे, इनके समय में टैक्स लगते थे। ठीक है, इसके अलावा ह्युआन टी संग ने बताया कि टैक्सेशन जो था वो बहुत लाइट था, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो टैक्सेशन को लेकर के बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाया जाता था। मतलब टैक्स जो था वो काफी कम था इनके समय में, टैक्स जो हुआ करता था वो काफी लाइट हुआ करता था। अब इसने ये भी बताया कि जो हर्ष का रेवेन्यू था, अगर हम बात करें उनके खर्च की, तो उसको 4 भाग में बांटा हुआ था। मतलब जो राजा का जो खर्च हुआ करता था, रेवेन्यू जो खर्च हुआ करते थे, उसको 4 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला पार्ट था जो राजा खुद खर्च किया करते थे। ठीक है, राजा मतलब अपने खुद के लिए खर्च जो किया करते थे, एक पार्ट वो था। इसके बाद अगला पार्ट इनके यहां जो ये स्कॉलर्स वगैरह रहा करते थे, ठीक है, जैसे ये पोएट वगैरह, जो कवि वगैरह, ये सब जो है, ये जो रहा करते थे, इनके ऊपर जो खर्च होता था वो दूसरा पार्ट था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो तीसरा पार्ट हुआ करता था वो ऑफिशियल्स और पब्लिक सर्वेंट्स का हुआ करता था। ठीक है, मतलब इनका जो तीसरा पार्ट हुआ करता था रेवेन्यू का, वो जो अधिकारी हुआ करते थे या जो पब्लिक सर्वेंट्स हुआ करते थे उनके लिए हुआ करता था। इसके बाद इसका जो चौथा पार्ट हुआ करता था वो धर्म के लिए हुआ करता था, फॉर रिलीजियस पर्पस। ठीक है,
तो बेसिकली हर्ष के रेवेन्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में जो था राजा के खुद के खर्च, दूसरे पार्ट में जो इनके समय में जो स्कॉलर्स वगैरह रहा करते थे उनका खर्च, तीसरा जो था ऑफिशियल्स और पब्लिक सर्वेंट्स जो हुआ करते थे उनका खर्च, और चौथा पार्ट जो हुआ करता था वो हुआ करता था धार्मिक आधार पर, जो रिलीजियस पर्पस में जो चीजें खर्च होंगी उसके आधार पर। तो ये इनकी टैक्स प्रणाली थी। बेसिकली इनके यहाँ भी जो टैक्स लिया जाता था वो कौन सा लिया जाता था? एग्रीकल्चर टैक्स। क्लियर हुआ? ठीक। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनका पीनल सिस्टम। इनके यहाँ जो सजा दिया करते थे जुर्म की, वो कैसी सजा हुआ करती थी, मतलब इनके यहाँ पीनल सिस्टम कैसा था? सबसे पहले बात करें कि हर्ष के समय में, देखिए हर्ष के समय में जो लॉ एंड ऑर्डर था ये बहुत अच्छा मेंटेन नहीं था। ये बात खुद युआन टी संग ने बताई अपने अकाउंट में। उन्होंने बताया कि हर्ष के समय में जो लॉ एंड ऑर्डर था, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, अब युआन टी संग को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि युआन टी संग एक बार यात्रा के लिए जा रहे थे तो उनको ही लूट लिया गया, मतलब कि युआन टी संग को ही लूट लिया गया। ठीक है, उसके सारे सामान, साजो सामान सब लूट लिए गए। ठीक है, और तो उससे ये उसने आंकलन किया कि भाई हर्ष के समय में जो लॉ एंड ऑर्डर था वो सही नहीं था, क्योंकि भाई जो फॉरेन ट्रेवलर है उसी को लूट लिया गया। ठीक है, हालांकि कानून के मुताबिक कुछ सीवियर पनिशमेंट्स थे। ठीक है, मतलब अगर क्राइम अगर बहुत ज्यादा सीवियर हुआ करता था तो उसके लिए हार्श पनिशमेंट तो थे। ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छे से मेंटेन नहीं था। जैसे अगर हम बात करें जो चोरी किया करते थे या जो लूट मार किया करते थे, उनका दाहिना हाथ काट दिया जाता था। ठीक है, उनका क्या किया जाता था? जो दाहिना हाथ हुआ करता था वो क्या कर दिया जाता था? काट दिया जाता था। ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन भी मैंने आपको बताया धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। बौद्ध धर्म की तरफ धीरे धीरे ये बढ़ने लगे थे, और बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ने वाले जितने भी राजा हुए हैं उनके पीनल सिस्टम जो थे वो उतने हार्श नहीं हुआ करते। मतलब जो उनकी सजा याफ्ता थी वो उतनी ज्यादा क्रूअल नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो बुद्धिज्म को धीरे धीरे मानने लगे थे। तो अगर ये कहा जाए कि बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आकर के, ठीक है, जो बौद्ध धर्म है उसके इन्फ्लुएंस में आकर के पनिशमेंट की जो सीवियरिटी थी, मतलब जो कठोर सजा दी जाती थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी? कम होने लगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और जब वो बौद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे तो जो सजा का जो क्रूरता थी, ठीक है, जिस मतलब सीवियरिटी से पनिशमेंट किया जाता था, वो पनिशमेंट धीरे धीरे कम हुआ। और देखिए जब भी कभी पनिशमेंट कम होता है तो उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट से कहीं ना कहीं लोगों में एक डर होता है। ठीक है, अगर हार्श पनिशमेंट होगी तो लोगों में एक डर भी होता है जुर्म करने से पहले, और अगर पनिशमेंट लाइट होगी, ठीक है, तो उस टाइम पर उसको थोड़ा सा जुर्म करने में उतना ज्यादा डर नहीं लगता। तो ये इनका पीनल सिस्टम था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ष का रिलीजन क्या था। देखिए हमारे यहां आज भी अगर हम बात करें तो सर्वधर्म संभाव का जो प्रिंसिपल है वो हमारे संविधान में है। वी आर अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री का मतलब ही होता है कि हमारा कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। तो अगर आप देखें तो इसके रूट्स अगर आप देखें तो पहले से रहे। हमारा जो यहाँ का जो क्षेत्र की जो एक तरीके से कह लीजिए मिट्टी कह लीजिए, या हमारे पूर्वज जिस तरीके से रहे, तो यहाँ की मिट्टी में कुछ बात ही ऐसी है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ आपस में प्रेम भाव से रह पाते हैं। अब हर्ष के समय में जो रिलीजन था, आप इसी से देख लीजिए कि ये धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। जिसको जिस धर्म में माने रखना है, उसको अपने भगवान को किस तरीके से पूजना है, ये उसकी व्यक्तिगत आस्था होती है।
तो इसमें इस समय में भी अगर आप देखें तो हर्ष के टाइम भी ये जो हुआ करता था, रिलीजियन जो हुआ करता था, ये इंडिविजुअल मैटर हुआ करता था। देखिए हर्षवर्धन के टाइम भी जो अपना धर्म हुआ करता था वो व्यक्तिगत हुआ करता था। आज भी हमारे संविधान में ये चीज लिखी है कि धर्म व्यक्तिगत है। कौन अपने धर्म का पालन किस तरीके से कर रहा है, इसकी उसको पूरी आजादी है। ये चीज हर्ष के समय से चली आ रही है। आप सोचिए कितनी पुरानी ये चीजें चली आ रही हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि इनके समय में जो धर्म था वो व्यक्तिगत आस्था थी? तो जो इनके पिताजी थे प्रभाकर वर्धना, ठीक है, प्रभाकर वर्धना जो थे, जो इनके पिताजी थे, वो सूर्य भगवान को पूजते थे। वो किसके डिवोटी थे? सूर्य भगवान के। इसके बाद इनके जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, ठीक है, उन्होंने क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म। अब देखिए इनके पिताजी सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे, लेकिन राज्यवर्धन ने किसको अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक, अब इसके बाद आ जाए हर्षवर्धन की, ठीक है, तो हर्षवर्धन ने भी अपना जो डिवोशन था वो अलग अलग गुरुओं के लिए, अलग अलग धर्म के जो वो हैं देवता, उनके लिए अलग अलग रखा। मतलब ये शिव भगवान की भी पूजा करते थे, सूर्य भगवान की भी, और लास्ट में तो ये बुद्धिज्म की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध की भी क्या किया करते थे? पूजा किया करते थे। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि शुरुआत से ही हमारे देश में सेकुलरिज्म रहा है। सेकुलरिज्म शुरू से हमारे देश में रहा है। अनेक अनेक धर्मों के लोग, और धर्म हमेशा व्यक्तिगत आस्था का विषय रहा शुरू से, आज भी व्यक्तिगत आस्था का विषय। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें तो अंतिम समय में, हालांकि मैंने आपको बताया कि इनका जो ध्यान था वो बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा हो गया, और बुद्धिज्म का जो सेक्ट था महायान सेक्ट, उनका ये फेवर करना धीरे धीरे इन्होंने शुरू कर दिया था। तो हर्ष के पिताजी जो थे वो सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। इनके जो बड़े भाई थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे, खुद बुद्धिस्ट उन्होंने अपनाया था, और ये भी धीरे धीरे क्या होने लगे थे? अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। क्लियर? तो इनका कोई व्यक्तिगत खुद का एक रिलीजियन नहीं था। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है इसमें, वो है हर्षवर्धन के जो सिक्के और सील्स हुआ करती थी वो किस तरीके की हुआ करती थी। ठीक है, तो बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स जो हैं, ठीक है, मतलब चांदी के सिक्के जो हैं हर्षवर्धन के मिले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी सील्स भी मिली हैं हर्षवर्धन की। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण सील रही। ठीक है, सबसे पहली जो सील रही वो रही सोनपत सील। ठीक है, अब सोनपत सील में किसका फिगर बना है? एक बुल का फिगर बना है ऊपर। ठीक है, एट द टॉप किसका फिगर बना है? एक बुल का फिगर बना है। तो ये हुआ करती थी सोनपत सील। इसके अलावा एक और सील हुआ करती थी नालंदा सील। तो ये दो सील जो थी ये काफी इंपॉर्टेंट सील थी हर्षवर्धन की। ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन को नालंदा सील में तो डिस्क्राइब किया गया है एज महाराजाधिराज। ठीक है, तो हर्षवर्धन को महाराजाधिराज कहां कहा गया है? नालंदा की सील। ठीक, तो यहां पर आकर के हमारा पुष्यभूति डायनेस्टी कंप्लीट होता है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से 2 पार्ट्स में इसको समझा है। अगर आपको इसमें कोई चीज दिक्कत आ रही है तो पहले आप पहले पार्ट को देखिए। पहले पार्ट से चूंकि लिंक बनता है तो उससे क्या होती हैं, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो यहां पर आकर के हमारा पुष्यभूति डायनेस्टी कंप्लीट होता है। देखिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के हम क्लोजिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिए हमारे कुछ पर्टिकुलर डायनेस्टीज हमारी पढ़नी बाकी हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मैंने आपको बताया था, प्राचीन भारत में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में 2 सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जिनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में पूछे जाते हैं, वो एक तो थी मौर्य डायनेस्टी, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है गुप्त डायनेस्टी। इसके बाद हम लोग गुप्त डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए गुप्त डायनेस्टी जो है, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी में कई सारे पार्ट्स लगे थे, ऐसे ही गुप्त डायनेस्टी में भी बहुत सारे पार्ट्स लगेंगे। और देखिए मैंने जैसे आपको प्रोसीजर बताया, हम डायनेस्टीज को उसी तरह पढ़ेंगे जैसे अभी तक पढ़ते आए।
सबसे पहले हम गुप्तों में भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखेंगे कि भाई गुप्तों के बारे में हमें कहां कहां से क्या क्या पता चलता है। उसके बाद फिर हम गुप्तों के राजाओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा रहे हैं गुप्त साम्राज्य में। इसके बाद फिर गुप्त साम्राज्य के राजा पढ़ने के बाद फिर हम उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जैसा कि हमने इस डायनेस्टी में भी देखा कि भाई वो अपना प्रशासन किस तरीके से चलाते थे, उनके समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके की हुआ करती थी। मतलब हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखेंगे गुप्त एम्पायर का, ठीक है। इसके अलावा फिर हम इनकी भी टैक्सेशन प्रणाली देखेंगे गुप्त एम्पायर की, ठीक है। फिर इसके बाद इनका जो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था, देखिए मैंने आपको बताया था गुप्त एम्पायर से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। मतलब ये जो सामंतवादी चीजें हैं, ठीक है, ये क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी, फ्यूडलिज्म, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके भी जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उनमें भी वुमेन्स की क्या कंडीशंस हुआ करती थी, या उनके समय में जो शूद्र हुआ करते थे उनकी क्या कंडीशंस थी, ठीक है, उनका रिलीजियन क्या था, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम गुप्त एम्पायर में पढ़ेंगे। तो गुप्त एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, 3 से 4 पार्ट लगेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज पढ़ेंगे गुप्त एम्पायर के बाद, और वहां पर आकर के अंततः हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को खत्म कर देंगे और उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री में एंटर कर जाएंगे। तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। हमारा ये जो हिस्ट्री कंप्लीट करने का टास्क है इसको पूरा करेंगे हम, पूरे हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।